तो शुरू करते ही वाली वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी किसे कहते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेरेब्रल पाल्सी नेम को देखें तो सेरेब्रम ब्रेन का पार्ट, ठीक है, ब्रेन जो है सेरेब्रम। और पाल्सी जब सेरेब्रम अफेक्ट हो उसकी वजह से मूवमेंट का डिसऑर्डर हो जाए। सेरेब्रल पाल्सी में मूवमेंट का डिसऑर्डर होता है, इसका मेन जो है फीचर है, लेकिन इसके अलावा सेंसरी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और भी फीचर्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन मेन इसे मूवमेंट की वजह से कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चे को कंजेनिटली क्या कहते हैं गेस्टेशन पीरियड के दौरान ही हो जाती है, डिलीवरी के दौरान हो सकती है, तो उस टाइम हो जाती है और ये थ्रू आउट द लाइफ रहती है। तो ये एक परसिस्टेंट कंडीशन है और एक बार ये जितनी हो जाए तो बस उतनी ही रहती है, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करती, तो मतलब चेंज नहीं होती, अनचेंजिंग नहीं है। सही है, तो जितनी थी उतनी ही रहती है, तो परसिस्टेंट है, अनचेंजिंग डिसऑर्डर है मूवमेंट का, पोस्चर का, और नॉन प्रोग्रेसिव। ठीक है, इमेच्योर ब्रेन में होती है 2 years ऑफ एज के अंदर अंदर। अब आगे देखते हैं सेरेब्रल, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसकी क्योर के बारे में बात करें, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इसकी जो है मुश्किलात आसान कर सकते हैं बाय थेरेपी एंड एजुकेशन। इधर एक बात लिखी हुई है कि ये सेरेब्रल पाल्सी एक डिजीज़ या इलनेस नहीं है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, डिजीज़ इलनेस में क्या होते हैं कि वो प्रोग्रेस करती है फिर ठीक भी हो सकती है, तो उसमें चेंजेस आती है, ये एक ही जैसी रहती है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ जब बच्चा ग्रो करता है तो वही जो ब्रेन का पार्ट जो काम नहीं कर रहा उसकी वजह से जो है वो वक्त के साथ साथ चेंजेस आती है, तो सिम्टम्स जो है वक्त के साथ साथ थोड़े से चेंज हो सकते हैं। तो ये एक बात है। अच्छा, इसकी कॉजेज़ जो है, कॉजेज़ क्या है, इसको मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये डेवलपमेंटल इसकी कॉज हो सकती है, डेवलपमेंट जब हो रही होती है, बच्चा फीटस जब होता है तो वो जब ग्रो कर रहा होता है पेट के अंदर, तो उस टाइम उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। कौन कौन सी इसके बाद देखते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकती है ब्रेन को, चाइल्ड जब डेवलप कर रहा है वक्त के साथ साथ। तो सबसे पहले डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशंस में कौन कौन सी ऐसी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ या बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम जेनेटिक मटीरियल हो। इसके अलावा यूजुअल नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स की जगह कम हो। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स इम्पेयर्ड हो, ब्रेन सेल्स को जिस जगह जाना है उधर ना जाए, ब्लड सप्लाई ब्रेन की जो है वो थोड़ी सी फॉल्टी हो, सही से ना हो। तो इन चीज़ों से क्या होता है, ब्रेन सही से काम नहीं करता, बाज़ एरियाज उसके वो नहीं काम करता, तो उसके सिग्नल्स में मसला होगा, उस जगह को सही से सप्लाई नहीं मिलेगी, तो सेरेब्रल पाल्सी। न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से हो, न्यूरोलॉजिकल में क्या है, ये इंजरी कब हो सकती है, ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ कौन सी हो सकती है, जब बर्थ के दौरान बच्चा पैदा हो रहा होता है उस टाइम उस पर ज़ोर पड़े या उस सांस ना ले सके, या उधर प्लेसेंटल कॉर्ड उधर रुक जाए, ब्लड इसके ब्रेन को ना मिले, तो उस वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, ब्रेन को मिलेगी, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, उस वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। कोई टॉक्सिक इंजरीज है, या मदर ने अल्कोहल या ड्रग्स यूज़ किए जिसकी वजह टेरेटोजेनिक इफेक्ट हो और उस वजह से ब्रेन इफेक्ट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज। इसके अलावा हेड ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, बर्थ के बाद जब वो बच्चा गिरे या लगे कहीं पे उसका सर। जॉन्डिस हो, से जॉन्डिस की वजह से जो है एक कंडीशन करनिक टेरस और साथ ही ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और हो जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सके। इसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम हो जाए बच्चे का। इसके अलावा मदर भी कॉज हो सकती है, बेबी की मदर को इन्फेक्शन हुआ अर्ली प्रेगनेंसी में। ठीक है, जर्मन मीजल्स हो गया, शिंगल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, इन केसेस में जो है बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। इसके अलावा मैंने प्लेसेंटा का बताया है, वो अगर वो हो जाए, उस पर ज़ोर पड़े, अगर बेबी के जब सर्विक्स से बेबी निकल रहा होता है तो उसका अगर उससे पहले अगर प्लेसेंटा आगे आ जाए तो उस केस में क्या होगा,
उधर की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो सकती है, बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बर्थ नहीं हुई होती, बर्थ से पहले ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन जो है बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। तो ये एक और रीज़न हो सकती है। अच्छा, सेवेरिटी ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी किन चीज़ों पे डिवाइड करती है? ये सबसे पहले कि कितना, कौन सी टाइप है सेरेब्रल पाल्सी की, और साथ ही साथ टाइमिंग ऑफ द इंजरी। सही है। अच्छा, प्री मैच्योर बेबीज़ में जो है क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में, जो कि लीड कर सकती है एक्सटेंसिव डैमेज और सेरेब्रल पाल्सी की तरफ, और ये बहुत मतलब एक्सटेंसिव हो सकता है। एक बच्चा जब उसकी डिलीवरी हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले तो ऑक्सीजन के बगैर अगर रहे काफ़ी देर, उस केस में भी जो है ब्रेन टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, और डिपेंड करता है कितने ज़्यादा टाइम के लिए होता है। तो अच्छा, तो सीपी में जो है मोटर डिसफंक्शन तो प्राइमरी सिम्टम है, लेकिन इसके साथ और भी मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स हो सकते हैं। तो स्पीच फीडिंग प्रॉब्लम्स भी जो है, एपिलेप्सी होगी, इस तरह और भी कंडीशंस हो सकती है, और ये डिपेंड करता है हर बंदे पे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इसकी सेवेरिटी डिपेंड करती है सबसे, इससे जो पिछली स्लाइड में, तो बाज़ लोग सीपी होता है लेकिन वो चल फिर लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बाज़ लोग इतने ज़्यादा उसके साथ सवेयर हुए होते हैं कि वो ना चल सकते हैं, बिल्कुल दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बाज़ कंडीशन सीपी की तरह हो सकती है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन। सीपी में भी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ सकती है, और भी डिसेबिलिटीज़ आ सकती है। इसी तरह मेंटल रिटार्डेशन की वजह से भी जो है ना थोड़ा बहुत डिसेबिलिटीज़ आ सकती है। तो बस सीपी के केसेस को मिसडायग्नोस करके लोग मेंटल रिटार्डेशन बनाते हैं, जबकि बाज़ जो है ना सीपी को मेंटल रिटार्ड बस अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स कौन से सीपी के होते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि मेंटल रिटार्डेशन है कि सीपी है। तो अब देखते टाइप्स ऑफ सीपी और उसमें क्या होता है। तो सीपी की टाइप्स दो चीज़ों की बेसिस पे होती है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी रीजन कौन कौन सा अफेक्टेड है, और साथ कौन सी टाइप का सीपी हुआ है। ठीक है, टोन की बेसिस पे। तो लेट्स सपोज बॉडी रीजन में तीन टाइप्स हो सकती है। एक है क्वाड्राप्लेजिया, एक है डायप्लेजिया, और एक है हेमीप्लेजिया। ठीक है, तो क्वाड्राप्लेजिया में चारों लिम्स इन्वॉल्व होती है, पूरी बॉडी। ठीक है, जबकि डायप्लेजिया टू के लिए यूज़ होता है, इसमें ज़्यादातर लोअर लिम्स। ठीक है, वो दो दाने होते हैं ना, दो पाँव होते हैं, तो डायप्लेजिया उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। हेमीप्लेजिया में हाफ साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, मतलब एक हाथ और एक पाँव। तो सबसे पहले तो अगर किसी बंदे को सीपी है तो हमने देखना है कौन कौन सी बॉडी का पार्ट अफेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन सी टाइप की टोन है। ठीक है, तो अच्छा इधर इन्होंने एक और बात लिखी हुई है कि अगर डायप्लेजी है और लेट सपोज लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि लोअर के लिम्ब के साथ उसके ऊपर वो पार्ट अफेक्ट ना हो, वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर। तो इस केसेस में डायप्लेजिया कहा जा सकता है। हेमीप्लेजिया में जो है ना, जो अनअफेक्टेड साइड है, जैसे मैंने बताया हेमीप्लेजिया लेट सपोज अगर राइट साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व है, तो उसके लेफ्ट साइड में भी थोड़े बहुत इम्पेयरमेंट्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बंदे में देखना है कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, बॉडी का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि उसमें कैसी टोन है। ठीक है, तो टोन की बेसिस पे जो है हाइपरटोनिक, सबसे पहले हाइपरटोनिक स्पास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज एक बंदे की हाफ साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व है, हेमीप्लेजिक। ठीक है, और साथ ही साथ स्पास्टिक टाइप है उसको सीपी का, मतलब बहुत ज़्यादा टोन इन्वॉल्व है उसमें, तो उसको क्या कहेगी? स्पास्टिक डायप्लेजिक। ठीक है, अगर हेमीप्लेजिक है स्पास्टिक हेमीप्लेजिक। ठीक है, तो टोनिसिटी भी जो है इसमें डिपेंड करती है, बाज़ केसेस में मॉडरेट होती है, बाज़ में सेवियर टोन इन्वॉल्व होती है, हाइपरटोनिक होता है। एथिटॉइड दूसरी टाइप है। एथिटॉइड में दो किस्म की हो सकती है, बेसल गैंग्लिया के रिलेटेड है। तो इसमें एक कोरियो एथिटोसिस और एक डिस्टोनिक सीपी। ठीक है, तो कोरियो में डांस लाइक मूवमेंट्स होती है। सही है। अच्छा, एटेक्सिक में बैलेंस रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं उस वाले सीपी की टाइप में। सही है।
जबकि हाइपोटोनिक में फ्लैसिड और फ्लॉपी बॉडी होती है। मिक्स्ड भी हो सकता है जिसमें एथिटॉइड भी है, ये वाली टाइप, और साथ ही साथ स्पास्टिक भी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब टोन किसे कहते हैं? टोन तो मतलब नॉर्मल आपके मसल में जो टोन होती है, आप बिल्कुल रिलैक्स भी हो ना तब भी आपका मसल थोड़ा सा कंट्रैक्ट कर रहा होता है हर वक्त। तो पोस्चरल टोन अलग होती है मसल की, नॉन पोस्चरल मसल्स की अलग टोन होती है। ठीक है, तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि उस टाइम मसल प्रोवाइड कर रहा होता है तो उसे कहते हैं। तो मसल टोन जो है इसी की वजह से हम लोग मूव करते हैं। अगर हमने क्या कहते हैं ज़ोर लगाना है तो उस टाइम मसल की टोन ज़्यादा हो जाती है। जब कम ज़ोर लगाना है उस टाइम मसल की टोन कम होती है। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। मसल टोन जो है ना, जब मूवमेंट करते हो उस टाइम जब मसल की टोन सही से काम करे, मतलब सारे मसल्स को सही तरीके से बैलेंस तरीके से मसल की टोन उनमें कम ज़्यादा हो तो मूवमेंट स्मूथ होगी। लेट सपोज अब बाइसेप मेरा कंट्रैक्ट कर रहा है तो उस टाइम ट्राइसेप को थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहिए। अगर वो रिलैक्स नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरी हैंड में मूवमेंट नहीं होगी। तो एक बात, जब मसल जो है हमारा उसमें टोन जो होती है वो एक, अब हम लेटे हुए हैं ना लेकिन उस टाइम ये मेरा मसल थोड़ा सा कंट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे ही मुझे कोई मूवमेंट करनी है हाथ पे तो वो रेडी रहता है मेरा मसल, एकदम से जब मूवमेंट करनी है एकदम से मसल मेरा मूवमेंट कर सकता है। तो इसको बेसिक टोन कहते हैं। अच्छा, स्पास्टिसिटी, सीपी में जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो स्पास्टिक सीपी है। ठीक है, 80% ऑफ ऑल पीपल विथ सीपी शोज सम स्पास्टिसिटी। ठीक है, तो स्पास्टिसिटी की वजह से मूवमेंट लिमिटेड हो सकती है स्टीरियोटिपिकल पैटर्न में, नॉर्मल पैटर्न के अलावा जो पैटर्न होता है। ठीक है, और इसकी वजह से मूवमेंट्स लिमिटेड हो सकती है, प्रिवेंट भी हो सकती है। ये बहुत मज़े की वीडियो है, जैसे कि आप लोग नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोगों ने देख लिया। अब आगे जाते हैं। अब डेफिनेशन भी इन्होंने बहुत मज़े की कंप्लीट लिखी हुई है। अच्छा, तो स्पास्टिसिटी, एक बात याद रखिए कि वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट। अगर आप हैंड पे उसके तेज़ी से मूवमेंट करने की कोशिश करें, उसका हैंड पकड़ के आप एकदम से झटका देने की कोशिश करें तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो स्पास्टिसिटी ज़्यादा शो करेगा वो बच्चा। जब आराम से उसका हैंड में नीचे करने की कोशिश करूँ तो मूवमेंट स्लो होगी, मतलब वेलोसिटी स्लो होगी, तो उस वजह से स्पास्टिसिटी ज़्यादा शो नहीं करेगा बच्चा। तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जबकि रिजिडिटी जो होता है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये एक बात इधर इन्होंने ये लिखी हुई है। अच्छा, ये इस बच्चे को जो है डिस्टोनिक स्पास्टिक सीपीयू है, ये जो है इसको क्वाड्रिप्लेजिक है, स्पास्टिक सीपीयू है। ये देखिए इसके हैंड की पोजीशन फ्लेक्स्ड पोजीशन में है, ये सीपी की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, स्पास्टिसिटी कब होता है? जब मोटर कोर्टेक्स का जो एरिया होता है, जो मूवमेंट एरिया है ब्रेन का, जो मूवमेंट वाला एरिया है ना, जो ब्रेन का जो पार्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व हो, जो उसमें डैमेज हो जाए तो उस केसेस में फिर स्पास्टिक सीपी होता है। क्योंकि मूवमेंट मसल्स को इनर्वेशन जा रही होती है, मसल्स को जब सही से इनर्वेशन नहीं जाती, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, उस केस में स्पास्टिसिटी होती है। एटैक्सिक क्या है? एटैक्सिक मैंने बताया था कि बैलेंस वाला है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती है इसमें। अच्छा, इसमें काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, एक एक देखते हैं। शेकी अनस्टडी मूवमेंट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ब्रेन्स फेलियर टू रेगुलेट द बॉडी पोस्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? एक तो बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं रहता। ठीक है, साथ ही साथ उसे पता नहीं चलता कि कितना ज़ोर लगाना है एक मूवमेंट के लिए। साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट उसे सही से नहीं पता। ठीक है, सेरेबेलम जब इन्वॉल्व होता है, सेरेबेलम का काम जो है एक तो बैलेंस के साथ है, दूसरा कोऑर्डिनेशन के साथ है, साथ ही साथ पोस्चरल टोन के साथ है। तो ये तीन इसके मेन काम है। जब सेरेबेलम इफेक्ट होगा तो सीधा साथ जो है इस तरह का सीपी होगा कि जिसमें मूवमेंट्स में ये वाले मसले आ सकते हैं। तो ये एक रेयर टाइप इन्होंने लिखी हुई है। तो इसमें ये देखिए सिम्टम्स लिखे हुए हैं। जब बैलेंस प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ वो बंदा चलता है, अनस्टडी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैंने बता दिया, इंटेंशन ट्रिमर, जब वो मूवमेंट करने की कोशिश करो तो कोई काम करना है तो उस टाइम उसे ट्रिमर्स आने शुरू हो जाते हैं, हाथ काम पर आना शुरू हो जाता है। अब इन लोगों में जो है डिस्टेंस का भी इनको अंदाज़ा नहीं होता कि कितना डिस्टेंस है इधर से उधर तक। ठीक है,
क्विक मूवमेंट्स करना इनके लिए मुश्किल होता है, प्रिसाइज मूवमेंट्स इनके लिए करनी मुश्किल होती है। एटेक्सिक में जो है वही अभी पढ़े हम लोग। नॉर्मली एटेक्सिया जो कंडीशन है ये ऑन इट्स ओन जो है ये बहुत ही कम केसेस में डायग्नोस होती है, ठीक है। सीपी के अलावा एक कंडीशन है डिसइक्विलिब्रियम डिसऑर्डर, जिसमें एटेक्सिया होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन सीपी नहीं होता उसमें, ठीक है। तो मतलब उसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन इस तरह ख़ास नहीं है जिसमें एटेक्सिया सिर्फ हो। अच्छा, तो आगे इन्होंने एक बहुत मज़े की वीडियो दी हुई है, आपको दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो भी आप लोग देख लें। वाह व्हाट अ वीडियो। अच्छा वापस पीछे जाते हैं। तो डिस्मेट्रिया किसे कहते हैं? मेट्रिया लेंथ के लिए होता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लेंथ या उस मसल ने मूवमेंट करनी है वो बहुत आगे चला जाए या बहुत पीछे चला जाए। अब लेट सपोज मैंने पेन पकड़ना है, पेन मैंने सामने रखा हुआ है, या तो मैं हाथ आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं थोड़े से डिस्टेंस पे रुक जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पेन तक पहुँच गया हूँ लेकिन मेरा हाथ पीछे होता है, या मैं बहुत आगे हाथ ले जाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इधर जो है लो ट्रंक टोन एंड स्पास्टिसिटी भी हो सकती है। अच्छा ये तो इन्होंने लिखा है, वीडियो का लिखा है, शाबाश। अच्छा तो आगे जाते हैं, एथिटोइड डिस्काइनेटिक, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें बताया तो दो टाइप्स होती है एथिटोटिक सीपी में, एथिटोइड सीपी में। एक होता है कोरियो एथिटोइड सीपी, एक कोरियो एथिटोसिस वाला सीपी। दूसरा हो सकता है डिस्टोनिक एथिटोसिस वाला सीपी, ठीक है। दोनों बेसल गैंग्लिया की वजह से होते हैं। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, अनकंट्रोल, वो बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। झटके हो सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की मूवमेंट्स हो सकती है? स्लो फास्ट मूवमेंट्स हो सकती है, जर्की हो सकती है, रिदिंग, हाथ जो है ना एक सांप की तरह हिल रहा है, स्वाइपिंग, रोटेटरी या अनपैटर्न, ठीक है। वक्त ये जब रेस्ट के वक्त होता है हो सकता है, लेकिन स्लीप में जो है कम हो जाती है मूवमेंट्स। तो ये एक और वीडियो बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने वीडियोस दी है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, मूवमेंट्स कब ज़्यादा होती है इस वाली सीपी में? जब वो कोई मूवमेंट करने की कोशिश करे उस टाइम ये जो जर्की और इस तरह की मूवमेंट्स होती है और भी ज़्यादा हो जाती है। एक्साइटमेंट के दौरान, इनसिक्योरिटी, वो डर रहा है, मेंटल एफर्ट करने की कोशिश करे, मतलब जब वो एफर्ट्स ज़्यादातर करता है उसकी बॉडी पे एक बोझ सा आता है, ज़ोर सा आता है, तो उस दौरान जो है ना उस पर मूवमेंट ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। अभी फिर से उन्होंने इतनी कमाल की वीडियोस दी हुई है, बहुत अच्छी वीडियोस है यार, वेरी गुड। अच्छा तो आगे जाते हैं। तो अभी तक हमने सारा सीपी का पढ़ लिया, अब ओवरव्यू देखते हैं एक बार फिर से कि सीपी जो है ना सारा मूवमेंट के रिलेटेड है, बैलेंस इसमें हो सकता है या कोऑर्डिनेशन का मसला हो सकता है, स्टेइंग स्टिल या बीइंग एबल टू मूव, होल्डिंग पोजीशन, अच्छा ये मुश्किल हो सकती है, ठीक है। ब्रेन डैमेज वक्त के साथ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ये मतलब मुश्किलात जो है अलग अलग आ सकती है। टाइटनेस हो सकती है, फ्लॉपीनेस हो सकती है, बास केसेस में अनवांटेड मूवमेंट्स हो सकती है, बास केसेस में बैलेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा मज़े की बात, बास सीपी के केसेस में बच्चे क्लेवर भी हो सकते हैं, बाज में प्रॉब्लम्स, लर्निंग में मुश्किल होती है, ठीक है, लर्निंग नहीं कर सकते वो। साइड हेयरिंग बिहेवियर का मसला हो सकता है, फीडिंग, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए हर बच्चे का अलग अलग है। अच्छा इसमें एक और बात, सीपी में ब्रेन डैमेज हो रहा है, जिस तरह स्ट्रोक में ब्रेन डैमेज होता है, ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, सीपी भी उसी तरह ही है ना, ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। लेकिन एक जो है इन्फेंट का होता है या फीटस में होता है, जबकि दूसरा जो है एडल्ट को होता है, स्ट्रोक वाला एडल्ट को होता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखो बचपन से हम लोग जब सीखते आ रहे हैं, मूवमेंट्स हमने सीखी हुई है, चलना सीखा हुआ है, सब कुछ सीखा हुआ है, उसके बाद अगर ब्रेन के एक एरिया डैमेज हो जाए तो ब्रेन रिकवर करना उसके लिए इजी होता है, न्यूरल पाथवेज और उस तरह के बना सकते हैं क्योंकि उसने एक चीज़ पहले की सीखी हुई थी, खैर डैमेज होगी वो कुछ और करके कर लेगा। लेकिन सीपी वाले बच्चे ने बचपन में वो जब पैदा हुआ है तो उसे क्या आता होगा, ना चलना आता होगा ना कुछ और, तो अगर उनका वो जगह डैमेज हो जाए तो वो न्यूरल पाथवेज नहीं बनते, इसलिए उसके रिकवरी के चांसेस क्योर जो है उस तरह नहीं होता, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है ये स्लाइड्स ख़त्म हो गई है, और आप लोग कमेंट में बताना वीडियोस आप लोग कैसी लगी।